Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम न्यूक्लियस में सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स डिस्कवरी। किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था? अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। सो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए जहन में रखना है। अब हम देखेंगे अबाउट द लोकेशन। लोकेशन मतलब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, यानी कि ये किस जगह पर मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक सेल है और सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो कहते हैं कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी? न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? सेंटर में मौजूद होगा। कौन से सेल में? एनिमल सेल में। अब हम बात करते हैं लोकेशन इन प्लांट सेल। तो स्टूडेंट अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि ये आपके पास प्लांट सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके गिर्द सेल वाल है। अब कहते हैं कि जो प्लांट सेल होता है इसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। लार्ज क्या मौजूद है? वैक्यूल। तो लिहाजा न्यूक्लियस सेंटर में नहीं मौजूद होगा, बल्कि कहाँ मौजूद होगा? इन द पेरिफेरी पोर्शन ऑफ सेल। यानी कि हमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पोर्शन आउटर रीजन में नज़र आएगा, जैसे कि डायग्राम में शो करवाया गया है। अब हम डिस्कवरी और लोकेशन के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अबाउट द शेप। न्यूक्लियस देखने में किस तरह की शक्ल में नज़र आता है? अगर हम इसकी शक्ल की बात करें तो अंडर माइक्रोस्कोप हमें इसकी दो शेप्स, पहली क्या है, या तो ये मौजूद होता है इन स्फेरिकल शेप में, या ये मौजूद होता है इन इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर मीन कि कोई इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो अब शेप के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर्स। नंबर्स की अगर हम बात करें कि सेल में इनकी तादाद कितनी होती है और इनकी तादाद की बेस पर क्या कोई स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है सेल को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं एनिमल सेल, उनमें जस्ट वन न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ऐसे सेल जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद हो उन्हें मोनोन्यूक्लिएट का नाम दिया जाता है। मोनोन्यूक्लिएट। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और इस तरह के सेल को हम क्या नाम देंगे? बाई
न्यूक्लिएट, बाई मीन दो और न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा यानी कि मोर देन 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, मोर देन 2। तो इस तरह के जो सेल होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको नाम दिया जाता है मल्टी मीन मैनी, न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। तो इन सेल्स को हम मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूक्लियस सेल में कब विजिबल होता है। अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन जब सेल की हो रही होती है तो उस वक्त अगर हम बात करें तो हमें न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, मतलब हमें ये नज़र नहीं आएगा जब सेल तकसीम कर रहा होगा। तकसीम से मुराद कि जब एक सेल से नए सेल्स बन रहे होंगे। तो ये क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये हमें कैसा नज़र आएगा? नॉन विजिबल, यानी कि हम इसे देख नहीं सकते। हम इसे देख कब सकते हैं? नॉन सेल डिवीजन, जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो उस वक्त न्यूक्लियस कैसा होगा? विजिबल होगा। तो नॉन विजिबल कब है? जब सेल तकसीम हो रहा है, और विजिबल कब है? जब सेल तकसीम नहीं हो रहा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस एक्चुअली कितने पार्ट्स पर, ये इसके कितने कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर पूरे मुकम्मल न्यूक्लियस को बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम इसकी बनावट की बात करते हैं तो याद रखें कि न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट ऑफ, ये किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है? नंबर 1 इज न्यूक्लियर एनवेलप। हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा होता है इसको देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक सेल है और सेल के सेंटर में क्या मौजूद है? मैंने एनिमल सेल बनाया, सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो सबसे पहला हिस्सा है जो हमें नज़र आता है सबसे बाहर की तरफ, वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। कितनी मेम्ब्रेन्स? 2 मेम्ब्रेन्स, लाइक दिस। देखें, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलकर न्यूक्लियस का क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये इनर और ये आउटर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं जी? न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप के साथ हमें कुछ और चीज़ भी नज़र आती है। हमें क्या नज़र आएगा? इसमें हमें नज़र आते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स। अगर हम न्यूक्लियर पोर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर एनवेलप क्योंकि 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक दूसरे से डिसकंटिन्यूस वे में मौजूद होता है और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? यहाँ पर पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं
लाइक दिस। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, पोर्स, और इन्हें नाम क्या दिया जाएगा, इन्हें नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स का। तो इससे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर का पहले फंक्शन सुन लें। न्यूक्लियर पोर का काम ये होता है कि जो भी मटेरियल इनसाइड द सेल मौजूद होता है या जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है वो मूव कर जाती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। किसके ज़रिए, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। तो ये एक तरह के गेट्स हैं जिसमें से मटेरियल गुजर कर कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। अब अगर हम न्यूक्लियर पोर्स के नंबर्स की बात करें, तादाद की बात करें, तो मुख्तलिफ सेल्स में न्यूक्लियर पोर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल की, ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं हो रहे होते। अगर हम नॉन डिवाइडिंग सेल की बात करें तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी हम एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग, इसमें जो न्यूक्लियर पोर्स होंगे वो ऑलमोस्ट 30,000 की तादाद में मौजूद हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें डिवाइडिंग सेल की, यानी कि ऐसे सेल जो डिवाइड हो रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल या डिवाइड हो चुके होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एरिथ्रोसाइट्स, या जिसे आप RBC भी कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स कितने होंगे, ऑलमोस्ट 3 to 4। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब तीसरा चीज़ कहते हैं कि जिस तरह देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या मौजूद है, ये मौजूद है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसके अंदर भी हमें क्या नज़र आता है, इसके अंदर हमें एक फ्लूइड नज़र आता है और इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो हम तीसरा यहाँ पर भी इंडिकेट कर देते हैं कि तीसरा कंपोनेंट क्या है जी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और इसका फंक्शन क्या है। हम अगर सेल डिवीज़न की बात करें, और सेल डिवीज़न में DNA की कॉपी बनती है और उस DNA की कॉपी बनने के प्रोसेस को DNA रेप्लिकेशन कहते हैं, और कॉपी बनने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर आपको एंजाइम्स मिलेंगे जो कि DNA की कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मैसेंजर RNA, ये 3 चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर कहाँ मौजूद होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियोप्लाज्म की डिटेल मैंने बता दी है आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं जो कि एक माइन्यूट या आप कह लेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह की साख्तें, लाइक दिस। और ये धागे की तरह की साख्तें हमें कब नज़र आएंगी, जब सेल क्या नहीं हो रहा होता, जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, यानी कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें नाम देते हैं क्रोमैटिन का। इसका नाम देंगे क्रोमैटिन। तो चौथी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, मैं यहाँ भी इंडिकेट कर देता हूँ, वो क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, धागे की तरह के स्ट्रक्चर है जो कि
कब नज़र आ रहे होते हैं हमें? जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में हो, यानी कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता। अब एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, कहते हैं कि क्रोमेटिन हमें नज़र कब आ रहा है, विजिबल कब है? ड्यूरिंग या इन नॉन डिवाइडिंग सेल। और कहते हैं कि जैसे ही सेल तकसीम यानी कि अपनी नई कॉपी बनानी स्टार्ट करता है तो उस वक्त क्या होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, न्यूक्लियर इनवेलप क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम में। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे? कहते हैं कि ये कंडेंस होता है और कंडेंसेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमोसोम में। अब थोड़ा सा हम इन डिटेल क्रोमोसोम को देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इसका कंपोनेंट देखेंगे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो हम क्रोमोसोम को थोड़ा इन डिटेल देखेंगे। क्रोमोसोम जो है ये कब विजिबल है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब सेल क्या होगा? डिवाइडिंग कंडीशन में आएगा। देखें, लेट्स सपोज कि ये आपके पास पहले क्या मौजूद था? क्रोमेटिन। और कंडीशन कौन सी है? जब सेल किस कंडीशन में है? नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में। जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगी तो क्रोमेटिन कंडेंस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक क्रोमोसोम में। तो कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया और ये डिवाइडिंग सेल में हमें नज़र आएगा। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। क्रोमेटिन हमें कब नज़र आएगा? जब सेल नॉन डिवाइडिंग यानी कि तकसीम नहीं हो रहा। और क्रोमोसोम कब नज़र आएगा? जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें ज़रा। कहते हैं कि ये क्रोमोसोम जो है ये रेप्लिकेशन करता है अपनी, और रेप्लिकेशन करके अपने जैसा ही एक यहाँ पर और स्ट्रैंड बना लेता है। मतलब ये अपनी कॉपी करेगा और बिल्कुल अपने जैसी इंफॉर्मेशन रखने वाला, अपने जैसी शेप वाला एक यहाँ पर और क्या बना लेगा? स्ट्रैंड बना लेगा। अब यहाँ पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा, ऐसा क्रोमोसोम जिसके साथ बिल्कुल इस जैसी कॉपी अटैच है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल इस जैसी क्या अटैच है? कॉपी अटैच है। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जब ये कॉपी इसके साथ अटैच होती है तो अब ये मुकम्मल एक क्रोमोसोम कहला रहा है। और ये जो इसके आपको आर्म नज़र आ रहे हैं, ये आर्म, ये क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमैटिड। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इन क्रोमैटिड्स को हम एक और नाम भी देते हैं। इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इन्हें? सिस्टर क्रोमैटिड। अब थोड़ा सा इन डिटेल स्ट्रक्चर देखें अगर हम इसका, तो ये क्रोमैटिड जो एक दूसरे से जिस पॉइंट पर अटैच हैं, आपको जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। सेंट्रोमेयर का। अब सेंट्रोमेयर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो सेंट्रोमेयर है, ये जब सेल डिवाइड होता है ड्यूरिंग एनाफेज, तो यहाँ पर आकर स्पिंडल्स यानी कि जो धागे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। कहाँ पर? सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की किस पोजीशन पर आकर अटैच होंगे? देखें, जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन कवरिंग मौजूद होती है, लाइक दिस। इसको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर का, काइनेटोकोर। और जो क्रोमैटिड आकर अटैच होते हैं वो काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं, सॉरी स्पिंडल्स आकर अटैच होते हैं। क्या अटैच होंगे? स्पिंडल अटैच। कहाँ पर अटैच हो रहे हैं? काइनेटोकोर पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में इन डिटेल आप ये टॉपिक डिस्कस करेंगे।
अब क्रोमोसोम की अगर हम मज़ीद कंपोजिशन की बात करें कि एक्चुअली क्रोमोसोम कंपोज्ड कैसे होता है, बना कैसे होता है, तो हम कंपोजिशन देख लेते हैं इसकी कि कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। कहते कि क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ किससे, नंबर 1 इज डीएनए एंड नंबर 2 इज प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन्स हैं ये, हिस्टोन प्रोटीन, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों मिलकर किसे बनाती हैं, ये दोनों मिलकर बनाती हैं क्रोमोसोम को। अब अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए की बेस पर ही क्रोमोसोम को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। ये डीएनए क्रोमोसोम ये हेरिडिटी मटेरियल हैं जो कि विरासत को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अब इनके पास ये डीएनए की फॉर्म में हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। और याद रखेंगे क्रोमोसोम में मौजूद क्या है जी, ये डीएनए मौजूद होगा लाइक दिस। और डीएनए ये क्या है जी, हमारे पास डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है जो कि विरासत को मुंतकिल करता है, यानी कि खसूसियात को मुंतकिल करता है माँ बाप से बच्चों में। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि डीएनए इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मुंतकिल करता है। डीएनए एक्चुअली छोटे छोटे इसके जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को हम नाम देते हैं जीन्स। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, क्या फ्रैगमेंट्स मीन पीसेस या टुकड़े, हम इन टुकड़ों को नाम देते हैं जीन्स का। और याद रखें कि आपकी बॉडी में जीन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन बॉडी। हर जीन हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी हमें फिजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सारी की सारी जो भी हमें अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये किस वजह से है, ये जीन्स की वजह से है। और ये जीन्स कहाँ से आए हैं, ये जीन्स एक्चुअली हमारे माँ बाप या वालिदैन से मुंतकिल हुए हैं। और इसीलिए बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं बच्चों के अपने वालिदैन से मिलते जुलते होते हैं। किस वजह से, इन जीन्स की वजह से। अब हम बात करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बात जहन में रखें कि हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, 46। इसी तरह से फ्रॉग्स में डिफरेंट है, ऑनियन में डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, मतलब जितने भी जानदार हमें नज़र आएंगे उन सब में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो हम क्रोमोसोम्स के बाद नेक्स्ट बात करेंगे आखिरी कंपोनेंट जो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियोलस। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस क्या है, मैं यहाँ पर ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। कहते कि डार्कली स्टेन्ड, एक डार्क स्टेन्ड आपको क्या नज़र आता है, कंपोनेंट नज़र आता है, किसमें, न्यूक्लियस में। इस कंपोनेंट को नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस का। अब पहला पॉइंट तो यही है कि न्यूक्लियोलस की शक्ल कैसी होगी, डार्कली स्टेन्ड मैं बता चुका हूँ। और दूसरा पॉइंट कि इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। जिस तरह आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस के गिर्द
कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसके आपको दो रीजन्स नज़र आते हैं, मतलब एक इसका आउटर होगा और एक इसका इनर रीजन होगा। जो आउटर रीजन होगा वहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट नज़र आएंगे आपको अंडर माइक्रोस्कोप, और जो इसका सेंट्रल रीजन होगा दरमियान में जो मौजूद होगा वहाँ पर आपको राइबोसोमल आरएनए नज़र आएंगे। और ये बात जहन में रखें, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने राइबोसोम्स में भी इन डिटेल इसको डिस्कस किया था कि ये जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस, ये क्या कहलाती है, ये राइबोसोमल फैक्ट्री कहलाती है। यानी कि ये ऐसा कारखाना है जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। और एक और पॉइंट भी ध्यान में रखें कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम। न्यूक्लियस किसको बना रहा है, राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स किसको बनाएंगे, प्रोटीन्स को। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। इन डिटेल हमने डिस्कस किया अबाउट द न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।